नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें क्योंकि जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन्स वॉइस शो आप ही का चैनल है और हम चाहते हैं इसको दूर-दूर तक पहुंचाने का काम आप हमें सहायता करें। बिहार में चुनाव है, दिल्ली में घमासान जारी है और बिगुल बज चुका है। 17 अक्टूबर तक पहले चरण के नॉमिनेशन फाइल होने हैं। 6 नवंबर को पहले फेज की पोलिंग होनी है। बीजेपी की भी आज पोल पैनल की मीटिंग है जिसमें कैंडिडेट्स बिहार इलेक्शन 2025 के फाइनल किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी भी आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को होने हैं और 6 नवंबर को पहले फेज का इलेक्शन है। कांग्रेस के जो नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा है कि सीट एलोकेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। लास्ट मोमेंट कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं सब पार्टियों के लिए और जैसे एनडीए में है वैसे हमारे यहाँ भी है। 1-2 दिन में सब चीजें साफ हो जाएंगी। कांग्रेस 60 सीटों पर दावा कर रही है। राजद 52 से 54 सीटें देने पर आमादा है। राहुल गांधी से मिलने आज तेजस्वी यादव दिल्ली आ चुके हैं। रेखा पासवान और निरंजन राय गया घाट मुजफ्फरपुर में विरोध का सामना कर रहे हैं। कल राबड़ी देवी के घर के बाहर, लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर रेखा पासवान और निरंजन राय जो गायघाट से मुजफ्फरपुर से एमएलए हैं, उनको टिकट ना देने की बात की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि टिकट ना देने के लिए समर्थक जो हैं दूसरे कैंडिडेट्स के, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को टिकट नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि रेखा पासवान 2 बार की एमएलए हैं। राजद को भी सफलता मिल रही है। आयाराम गयाराम का समय चल रहा है। पूर्णिया से 2 बार जदयू सांसद रहे और 2024 लोकसभा में भी पप्पू यादव के खिलाफ जदयू उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा। उन्होंने एलजेपी से वैशाली से चुनाव लड़ चुके। अजय कुशवाहा के लिए वहां से अजय कुशवाहा भी इसमें आ गए हैं। बांका से जदयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य रंजन ने भी राजद ज्वाइन कर ली है। दरभंगा की अलीनगर सीट से 2030 में वीआईपी की टिकट से विधायक रहे मिश्री लाल यादव भी राजद में शामिल हो गए हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई जुड़े हुए हैं, हेजम भाई बाद में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका। जैसे कि मैंने प्रस्तावना में कहा कि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। संतोष कुशवाहा का नाम तो कल से चल रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव के खिलाफ जदयू उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, राजद में अपना समर्थन दे दिया है। बांका से जदयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य रंजन ने भी राजद ज्वाइन कर ली है। दरभंगा के अलीनगर सीट से 2030 में वीआईपी की टिकट से विधायक रहे मिश्री लाल यादव का भी कल इंटरव्यू आपने देखा होगा। हिजम भाई भी जुड़ चुके हैं। हिजम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेरोक टोक नमस्कार। चैनल चलाते हैं और बेरोक नमस्कार। टोक अपनी बात करते हैं। तो ये भी है। पूर्णिया के जदयू के 2 बार सांसद रहे संतोष कुशवाहा जो हैं, उनके बारे में बता दूं। दमदहा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दमदहा नीतीश कुमार के करीबी मंत्री लैसी सिंह की सीट है। मंत्री लैसी सिंह के खिलाफ संतोष कुशवाहा का चुनाव लगभग तय है। दूसरी तरफ जदयू की बात करें तो घर वापसी की है। अरुण कुमार जदयू में शामिल हुए हैं। मगध के नेता कि उनके बेटे ऋतुराज जहानाबाद की घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी सीट से राहुल शर्मा राजद से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने राजद ज्वाइन की, जो पूर्व में सांसद रहे जगदीश शर्मा के बेटे हैं। तो प्रफुल्ल भाई, ये आयाराम गयाराम तो राजनीति में लगा रहता है। जो सत्ता के नजदीक रहता है उसको सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ये जितने भी मैंने नाम लिए वो कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन में रहे। कभी बसपा से लड़े, चुनाव हारे, फिर एलजेपी में चले गए, एलजेपी से चुनाव जीते तो उसके बाद अगले इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी के डर के चलते राजद में चले गए, राजद से फिर जदयू में चले गए। पर पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं रहती है। 5 साल एमएलए दिखाई नहीं देते अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में। मुजफ्फरपुर के जो एमएलए का मैंने नाम लिया, उनका वीडियो आया, उनसे कहा कि भैया आप करने क्या आए हैं, आप तो 5 साल दिखाई नहीं दिए, अमेरिका में रहते थे क्या? तो ये जो राजनीतिक पटल पर जो चीजें चल रही हैं, इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राजनीति नहीं बदलती है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और मैं निरंजन राय की बात कर रहा था, गया घाट मुजफ्फरपुर में विरोध का सामना वो भी कर रहे हैं। तो इस बार क्या ऐसा नया इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन पेश करेगी कि पब्लिक उन पर यकीन करे, या पैसे से सत्ता का खेल चलेगा और सत्ता से पैसे का खेल चलेगा जो अभी तक चलता आया है? प्रफुल्ल भाई जी, नमस्कार सभी को। देखिए सर, एक लेयर पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ चेहरे बदलते हैं, राजनीति नहीं बदलती है। असल में राजनीति में चेहरे भी कम ही होते हैं। अधिकतर जिन्हें हम चेहरा मानते हैं, असल में वो चेहरा नहीं, मोहरा होते हैं, और चेहरा तो वे होते नहीं हैं।
अब मोहरा मुकुट आदि की बात क्या करना, लेकिन हाँ ये जरूर है, एक लेयर पर आपकी बात बिल्कुल सच है कि राजनीति नहीं बदलती है। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि एक लेयर पर ही सच है? इसलिए कह रहा हूं कि जब लालू प्रसाद यादव का राजनीति में आगमन हुआ था, तो उनके आगमन ने राजनीति के चेहरे को बदल दिया, पूरी राजनीति बदल गई थी। लालू प्रसाद यादव जब राजनीति में आए, चाहे मंडल की राजनीति का प्रभाव कहें या जो भी राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण अलग से करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि उसने राजनीति के पूरे व्यवस्था को, चेहरे को बदल दिया। क्योंकि हमारे जो विधायी संस्था थी उसके सोशल कंपोजिशन का रिफ्लेक्शन उसमें होने लगा। पहले जो विधायी संस्थाएं थी, चाहे सदन था, विधानसभा, लोकसभा जो वहां पर था, वो हमारे सोशल कंपोजिशन को ठीक ठीक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अब यह कहना कि उसके बाद टोटल एकदम रिफ्लेक्शन होने ही लगा 100% सही, 100% तो ऐसा भी नहीं कहा सकता है, लेकिन उन लोगों में बोलने की ताकत आई, असर्ट करने की ताकत आई। आत्मनिर्णय का अधिकार तो तब होता है ना जब असर्ट करने की कैपेसिटी आप में हो। तो असर्ट करने की कैपेसिटी आई, और जो एक तरह का जो सोशल एरोगेंस था जो हेजुमनी में, उस एरोगेंस को चैलेंज मिला। इसलिए भी लालू यादव जी के समय में अपराध बढ़ गए, क्योंकि जो वर्चस्वशाली शक्तियां थी वे अपने हाथ से राजनीतिक ताकत को जाने देना नहीं चाहती थी। तो जाहिर है कि वो कन्फ्लिक्ट हुआ, और उस कन्फ्लिक्ट के कारण जो क्राइम का लेवल था वो भी बढ़ा भी था। लेकिन आज जो क्राइम का लेवल है उससे तो तब भी शायद कम ही था। करप्शन वगैरह पर तो तमाम तरह की बातें होती ही रहती है। यह भी करप्शन लेवल तो उनके पहले ही शुरू हो गया था, और यह भी नहीं भूलना चाहिए था कि चारा घोटाला, जिसमें मुख्य रूप से लालू यादव को इतनी परेशानी आई, इतनी तरह की घेरेबंदी हुई, वह पहले से शुरू था, और जगन्नाथ मिश्रा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही उसका सूत्रपात हो चुका था। और लालू यादव ने तो इसकी जांच का भी आदेश दिया था, और इसकी जांच करने की बात शुरू की थी। हालांकि बाद के दिनों में जो अदालत ने जो फैसला दिया उसमें उसने जरूर कुछ सूत्र देखे होंगे, कुछ इन्वॉल्वमेंट देखा होगा, लेकिन यह शुरू तो पहले ही हो चुका था। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक बदलाव से चेहरे नहीं बदलते हैं। राजनीतिक चेहरे चुनावों से या राजनीतिक बदलाव से सिर्फ चेहरे बदलते हों, ऐसा नहीं है। खुद मंदिर की राजनीति में मंडल के बाद कमंडल की जो राजनीति साथ ही साथ शुरू हुई, तो उसके साथ जो है सो एकदम क्रम बना हुआ है इसका, इसको एपिसोड की तरह हम देख सकते हैं। तो उसमें भी राजनीति के चेहरे को बदल दिया। दो सीट लाने वाली पार्टी लोकसभा में, और 20, 18, 17 के आसपास रहने वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और अकेले दम पर इतना जबरदस्त बहुमत लाया। हालांकि राजीव गांधी के आंकड़े को 415 सांसदों के आंकड़े को पार नहीं कर सके, लेकिन जितना उन्होंने किया वो दशकों के बाद था कि किसी एक पार्टी को इतना पूर्ण बहुमत मिला हो। तो उसने नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा लाया। हाँ, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सवाल, राजनीति बदलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वह राजनीति सकारात्मक होती है कितनी। अगर सवाल ये है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि लगातार निरंतर बदलाव के बाद जो हमें आगे बढ़ना चाहिए था, जो लोकतंत्र के संदर्भ में जिसको सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए था, उसके बजाय हम एक लगातार नकारात्मक परिवर्तन की तरफ ही बढ़ते गए। तो ये तो हुआ उसका मामला। अभी जो चीज चल रही है आया राम गया राम, तो ये मैं इसको इस थ्योरी में कहा जाता है, ये भजन लाल जी के साथ शुरू हुआ था हरियाणा में। यह शब्द खास करके कॉइन हुआ था, आया राम गया राम। तो बात ये थी उसमें। बिहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल कंपोजिशन, जो कम संख्यक जातियां हैं उनका जो नेतृत्व है, देखिए अंतर क्या हो गया। अभी जो मंडल की राजनीति में, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग गौर करेंगे कि मंडल की राजनीति में सोशल टूल्स के माध्यम से पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई। मंडल की राजनीति में सोशल टूल्स के माध्यम से पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने की, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। जबकि इसके पहले कांग्रेस की जो राजनीति थी वो पॉलिटिकल टूल्स के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगी रही। बाबा साहब का भी स्टैंड ये था कि बाबा साहब को भी ये कहा गया कि रिलीजियस और सोशल टूल्स के माध्यम से हम समाज में गैर बराबरी को, छुआछूत को दूर कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब इससे सहमत थे। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसे रिलीजियस प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखना उचित नहीं होगा, और वे पॉलिटिकल टूल्स के माध्यम से ही वे इस सॉल्यूशन प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन चाहते थे सोशल प्रॉब्लम का। इसीलिए उन्होंने संविधान में वो आरक्षण की व्यवस्था की। मुश्किल यह है कि आरक्षण की व्यवस्था का लाभ लेते हुए जो वर्ग, जो नेतृत्व सामने आता है, वह नव ब्राह्मणवाद का शिकार हो जाता है। वह उन्हीं की भाषा बोलने लगता है और कहीं भी अत्याचार होता है तो जिस जमात के बिना पर वह आता है, जिसके पॉलिटिकल डिविडेंड का लाभार्थी वो होता है, लेकर के वह प्रतिनिधि बनता है और उसकी ही वो खोज खबर नहीं लेता है। एक आवाज नहीं सुनाई देती है किसी के मुंह से उस ढंग से जो चुन कर आए हुए लोग होते हैं। कुछ कुछ जो आवाजें सुनाई देती हैं वो संगठित नहीं होती हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं। अभी इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतने बड़े बड़े दलित नेता हमारे यहाँ हैं, अब कम से कम संसद में, विधानसभाओं में जितने लोग हैं वे तो खड़े होकर के कह सकते थे ये अन्याय है, इस अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए। एक आवाज नहीं निकली। आदरणीय परम आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने भी अपनी रैली की कांशीराम जी के जन्मदिन पर। मुझे नहीं ज्ञात है कि उन्होंने इस पर क्या स्टैंड लिया, कोई आवाज दी नहीं दी, या जो आवाज दी उसमें कितने दिल से, कितने मन से, कितने पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आवाज दी, सवाल तो कई है। इसीलिए अभी जरूर इनके समय में ऐसा है, जब देखिए जब अंधकार छा जाता है तो किसी का चेहरा नहीं दिखता है, अंधकार छा जाता है तो रंग नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में ऐसी गोधूली रच दी इन्होंने लोकतंत्र के लिए, एक ऐसा अंधकार ले आया कि जिसमें किसी का कोई रंग नहीं दिखता है। ऐसा लगता है ऐसे छायाओं का आवागमन जारी है। तो मंडल की राजनीति हो, यानी कि सोशल टूल से अगर आप हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन को हल करें, या पॉलिटिकल टूल से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें, तो जो कम संख्यक जातियां हैं, मैं अल्पसंख्यक नहीं कह रहा हूं, मैं कम संख्यक जातियां कह रहा हूं, जिनको अक्सर लोग बातचीत में छोटी जाति कहते हैं, जिनका वोट 2%, 3%, 1% है, तो ऐसी जो कम संख्यक जातियां हैं उनका जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व काफी उहापोह में रहता है, क्योंकि उसे वह चीज नहीं मिलती है जिस चीज की वो तलाश में रहता है। एक सामाजिक सम्मान की तलाश में रहता है। देखिए दुनिया जो पीड़ित है वह अभाव से उतनी नहीं पीड़ित है जितनी कि अन्याय से पीड़ित है। और अन्याय के नाना रूप हैं, जैसे न्याय के विभिन्न संदर्भ हैं, वैसे अन्याय के भी नाना रूप हैं। तो इनको मैं इस ढंग से इनकी पीड़ा को नहीं कह सकता। यह सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चुनाव जीत लेने की बात नहीं है कि लोग इधर से उधर होते हैं। ये असहज रहते हैं, इनको असहज रहने कर दिया जाता है। आप देखिए रामविलास पासवान जी की राजनीति परवान चढ़ी, जरा गौर से देखिए 4% का वोट था तो इधर से उधर होते रहे। 14% का वोट उनके पास, 15% का वोट उनके पास नहीं था जो लालू प्रसाद यादव को हासिल था। तो इसलिए आप देखेंगे, अगर उस प्रतिशत का विश्लेषण करें तो देखेंगे किसके यहाँ बेचैनी अधिक है, किसका आना जाना अधिक है। और मैं ये राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक जड़ता में एक अंतर तो है ही। खुद पलटू राम जिन्हें कहा जाता है नीतीश कुमार जी की राजनीति में, नीतीश कुमार जी का अपना कोर वोट कितना है और कितने मतलब कम संख्यक लोगों को जोड़ जोड़ के उन्होंने अपना एक कॉम्बिनेशन बनाया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनको ये मिलता है। इसीलिए वे भी बार बार असहज होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि फॉर्मिडेबल जो बेस लाइन होता है, जो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वो थ्रेशोल्ड जिनके पास नहीं है वो असहज होते हैं और इधर उधर जाते हैं। इसलिए मैं इसे आया राम गया राम की जगह कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक बेचैनी है, उस बेचैनी को इस गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में पढ़े जाने का प्रस्ताव करता हूं। जी सर। आप म्यूट हैं। आपने जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि इसको आयराम गयाराम के परिवेश में नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या है, कौन कितने वोट बटोर सकता है। और यही राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए जितनी उसकी संख्या हो। देखना यह अब इंडिया गठबंधन में SC ST OBC समाज के लोगों को कितनी टिकटें दी जाएंगी। और खाली तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से मिलना, तय कर लेना सारी सीटें, मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, वो भी अपना स्टेक ले करेगी, क्योंकि OBC वोट उनके पास भी है। बिहार से लगता राज्य उत्तर प्रदेश भी है। तो क्या जी अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के उनके रिप्रेजेंटेशन में, फखरुल हसन चांद ने ये बोला है। एक खबर ये आई थी कि भारतीय समाज पार्टी ने अनाउंस किया कि बिहार इलेक्शन में चुनाव लड़ेगी। हालांकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यूपी में अकेली भी इलेक्शन लड़ती आई है, कभी वो भाजपा की तरफ चली जाती है, कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है, उनका लगा रहता है। उनके जो ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं वो भी कई बार दो बार चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लेते हैं, कभी हमारे साथ, कभी इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो उससे इंडिया अलायंस की गतिविधियों को नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरी तरफ हिजम भाई,
आपने देखा बिहार का एसआईआर हुआ और सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई, बजाय इसके कि ये देखने के कि क्या आपने आधार कार्ड को मद्देनजर रख के 65 लाख जो वोट काटे उनमें आधार के बेसिस पे आपने वोट रिवाइव किए। हालांकि नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है, आज 12 है, अभी 5 दिन बचे हैं। क्या आपको लगता है इन 5 दिनों में कुछ वोट बढ़ जाएंगे 65 लाख में जो वोट काटे गए आधार के बेसिस पे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, इंडिया गठबंधन जो एक मेनस्टे है हिस्सेदारी का या आपका कहिए कि रिप्रेजेंटेशन का, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर इस बार ईबीसी ओबीसी को टिकट नहीं मिली तो वापस वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है। एक साइकिल रैली आज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपने डिफेंस में निकाली, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, फिर सवाल लेता हूं। वापस आ जाना है। ये वोटर इलेक्शन रैली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज की, वोटर अवेयरनेस साइकिल यात्रा पटना में, पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वोटर्स। एक तरफ तो आप 65 लाख वोट काट रहे हैं और उसके लिए साइकिल रैली निकाल रहे हैं, तो ये साइकिल पर जो लोकतंत्र चल रहा है इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में और इंडिया गठबंधन के और घटक दलों के बारे में क्या कहना है आपका? ये साइकिल यात्रा आपका और मेरा जो पैसे जो टैक्स के पैसे जो है उसके एक बर्बादी है। इसमें जो जितने साइकिल खरीदा है बिहार में 76 लाख करोड़ की 76,000 लाख करोड़ की जो है घोटाला चल रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में और पीडब्ल्यूडी में। चूहा दारू पी गए, उसके बाद चूहा जो है इसको पुल को कुतर गए। तो इस तरीके के जो घोटाले में एक साइकिल घोटाले भी एक उसके प्रमुख रूप से जोड़ देना चाहिए। देखिए बिहार का 243 जो सीट जो कुल मिला करके उसमें जेडीयू जो है 101, बीजेपी 100। बीजेपी ने बोला है कि जेडीयू हमारा बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जेडीयू को बोले कि आप जो है हमारा भाई की भूमिका में निभाएंगे, आप 101, उसके बाद बीजेपी 100। उसके बाद इस तरफ जो है एनडीए की तरफ जो है वीआईपी मुकेश सहनी, इन्होंने 35 मांगा, आरजेडी ने उसको 20 देने के लिए तैयार है। उसका एक शर्त है, डिप्टी सीएम का कुर्सी भी चाहिए उसको। इधर आरजेडी 135, आरजेडी 135 और कांग्रेस मांगा 65। कांग्रेस को 55 तक देने के लिए तैयार है। इधर छोटे छोटे पार्टी जो है जेएमएम ने 4 मांगे हैं। इस तरफ एक और जो है बीजेपी के जो सेकंड लाइन पार्टी जिसको माना जाता है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का 50 सीटों पे लड़ रही है, हिमाचल, पूर्णिया इस तरफ जो है। उसके बाद लेफ्ट भी जो है इसमें कोई कम नहीं है, 35 सीट मांगे हैं लेफ्ट में। देखिए ये बहुत इंडिया गठबंधन को बड़ी समझदारी से, क्योंकि एक बार हाथ से चले गए तो बड़ी लंबी समय के लिए जो है, लंबी समय नहीं, ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगा, क्योंकि दिशाएं बदलने वाले हैं। अगर इस समय पर अगर नहीं रोका गया तो देश में जो है बहुत भयंकर एक और जो है, जो बिहार में जो लालू के समय पर आप लोग कहते हैं कि जंगल राज नहीं, ये तो मतलब तबाही राज आने वाला है। देखिए जीतन राम मांझी का लगभग खत्म हो चुका है, ये बीजेपी उसको मना रहा है और बीजेपी जैसे जीतेंगे जीतन मांझी के नाम निशान अब दिखेंगे नहीं। कुशवाहा, इसका भी राजनीति खत्म है। कुशवाहा भी जो है 5-6 सीट पे जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। और नीतीश कुमार तो आप समझिए, अगर बीजेपी आ गए तो नीतीश कुमार, बीजेपी आया ना आए, नीतीश कुमार जेल जाना तय है। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म है। और इस तरफ जो है चिराग पासवान एलजेपी, उसके पास आज के जो है बिहार में करीब करीब 15-20% उसके पास वोटर थे, परसेंटेज उनके थे, तो आज के दिन पर 4% भी नहीं रहे, उससे भी नीचे आ गए। बीजेपी ने इसके चिराग पासवान की जो पहले एलजेपी जो था इसको तोड़ने में, मतलब आप जो सोशल फैब्रिक है उसमें भी जो है बीच में चीरफाड़ करके उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। देखिए लैंड फॉर जॉब मामले में जो है तेजस्वी जो दिल्ली आए हुए हैं, कल हमने पता चला कि सूत्रों के अनुसार से राहुल गांधी से मिलेंगे। और बिहार में
हमारा जो आरजेडी और कांग्रेस की जो जो गठबंधन जो है, इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से जो है अगर मजबूती से अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आए तो बिहार में जो है इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए तैयार है। अदरवाइज बिहार में जो बहुत अच्छा नहीं रहेगा आगे आने वाले समय पर, क्योंकि एसआईआर में जो जितने जो 65 लाख जो वोट कटे हैं, उसके जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने अभी तक दिए नहीं है। और कितनी जो वोटर जो इन्फिल्ट्रेशन जो, क्योंकि सीमांचल से आगे जाकर के किशनगंज जो है वो नेपाल और इसका जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। बेशक उसमें 4-5 वोटर जो है जरूर मुसलमान की जो डाउटफुल, उसको डी वोटर जिसको कहा जाता है, वो मिला है। उसमें कुछ लोग तो मर चुका है। देखिए बहुत ही खतरनाक जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है। ये इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। ये सैया कोतवाल तो डरना काहे का, ये तो सारे के सारे जो होम मिनिस्ट्री के इशारे से कर रहा है। ये तो बिल्कुल एक जो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के इशारे पर एसआईआर की जो गड़बड़ियां जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो नॉन बीजेपी वोटर जो है और महिलाएं, मुसलमान और एसटी, बिहार में जो है गया से आगे जो है एसटी बेल्ट है, और जो शेड्यूल कास्ट की जो वोटर है। और आतमजीत जी शायद आपने बिहार नहीं देखा, बिहार जो है बहुत ही बारिश के मौसम पर बहुत भयंकर बाढ़ आता है, उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं। बहुत मैं क्योंकि हमको बिहार गुजर के जाना पड़ता है, हमारे जो असम जो है, तो मैं बिहार में काफी मैंने सर्वे भी किया हूँ। तो बिहार की जो डेमोग्राफिक जो है बहुत, सिर्फ पटना की एरिया में जो है ये थोड़ा सा ठीक है, अगर रिमोट एरिया में चली गया तो बिहार बहुत भयंकर डेमोग्राफी है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है। उसके बाद अभी तो बाढ़ खत्म हो गई, जो बिहार से जो कोसी नदी जो आते हैं, जो बहुत ही भयंकर जो बाढ़ लेकर के आते हैं, उसके बाद डेमोग्राफी को बदल देते हैं। आज आप इस साल को इस जगह पे जो आप जमीन देख रहे हैं, तो अगले साल को ये जमीन देखेंगे नहीं है। तो उस माहौल में इलेक्शन कमीशन ने लाखों जो हजारों के लाखों की जो हिसाब से जो वोट काटा गया है, तो बिहार में ढंग से एक्चुअली जो अपोजिशन पार्टी जो है क्या नाम है आरजेडी और जो कांग्रेस को और मजबूती से उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता कि समय की कमी, उन्होंने समय नहीं दिया गया। मैं बिहार की पूर्णिया से लेकर के आप असम की जो बॉर्डर तक जो है उसकी आप एरिया देखोगे, अब जैसे लगता है कि बारिश के मौसम में आप ट्रेन पे चलोगे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम समंदर के बीच में चल रहे हैं। तो उन बेचारे जो वोटर जो है आप अपील करने के लिए जाएंगे कहां से? आप अपील करने के लिए देखिए नदी से जाएंगे, नदी पार करेंगे नाव से, उसके बाद मोटरसाइकिल से जो लगभग जो है 50-100 किलोमीटर जाएंगे, आज जाएंगे कल वापस आएंगे, इस तरीके की जगह है। तो वहां पर जो अपील करने का दूसरा चीज जो जो शिक्षा के जो मामले में बिहार काफी जो है सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा लोएस्ट एजुकेशन है। अब पिछले 20 साल से जो है डबल इंजन की सरकार है, यानी कि जेडीयू की और जो बीजेपी की सरकार है। तो आप 20 साल में भी अगर एजुकेशन अगर 20 साल पहले शुरू किया होता तो आज जो है पीएचडी काफी निकाल देता है, पीएचडी प्रोडक्ट निकाल देता है, लेकिन वो कोई इनिशिएट नहीं किया है, सिर्फ ब्लेम गेम खेला गया है। तो इसकी वजह से जो बिहार जैसे पहले थे, मैं जो हमारा प्रफुल्ल साहब ने जो कहा बीजेपी आरजेडी लालू प्रसाद यादव आने के बाद हेजेमनी तोड़ करके जो एक राजनीति में जो है सोशल फैब्रिक, सोशल कंपोजिशन, सोशल शेयरिंग, मैं ये भी कहूंगा सोशल शेयरिंग जो मिला है, लालू प्रसाद यादव ने एक एग्जाम्पल के तौर पर दे करके गया। भारतीय राजनीति में इनको इतिहास में पॉलिटिकल साइंस में लालू प्रसाद यादव के नाम जो है एक सोशल फैब्रिक्स की शेयरिंग पे जो है दोनों इसको क्या कंट्रीब्यूशन के नाम से इसको पढ़ा लेना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा जी। मैं आपके पास हिजम भाई आता हूं नेक्स्ट राउंड में। प्रफुल्ल भाई, दो बातें इन्होंने कही हिजम भाई ने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कि 20 सालों में जो शिक्षा स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पाए वो आने वाले समय में क्या करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर एनडीए में सस्पेंस भी उतना ही बरकरार है जितना इंडिया गठबंधन में है। अगर इंडिया गठबंधन में फिशर्स हैं तो बीजेपी गठबंधन में भी फिशर्स हैं। राज्यसभा रिन्यूअल के साथ साथ एमएलसी सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जो हैं वो अपनी डिमांड रख रहे हैं।
बीजेपी एनडीए में एलजेपी के चिराग पासवान को कहना पड़ा भाई सब कुछ चंगा है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में। जितेंद्र राम मांझी भी 5 सीटों पर घमासान चल रहा है चिराग पासवान के साथ। एचएएम भी 2 और सीटें मांग रही है गया और आसपास की, जिसमें एनडीए गठबंधन ने पिछली बार चुनाव हार लिया था। अभी जो बात हिजम भाई ने की, आप ही को कोट करके, सामाजिक समीकरण पर भी बिहार तय होना है। यहां पर सभी बड़े नेताओं का बेस वोट मोदी जी से बड़ा है। तेजस्वी यादव 14.2%, नीतीश कुर्मी 2.87%, चिराग पासवान 5.2%, राजेश राम रविदास 5.2%, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी 4.2%, मांझी मुशहर 3%, मोदी टेली 2.81%। और इसमें ब्राह्मण वोट जोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर के साथ कितना जाएगा, बीजेपी के साथ कितना जाएगा, वो एक चर्चा का विषय है। तो ये जो समीकरण, जाति समीकरण है, जो बिहार को और राज्यों से बिल्कुल अलग करते हैं। और घमासान तो दोनों, देखिए टिकटार्थी जो है वो दोनों पार्टियों में बने हुए हैं। किसी को एमएलसी चाहिए, किसी को अपनी राज्यसभा सीट बरकरार रखनी है, किसी को अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, किसी को अपने परिवार के लिए टिकट चाहिए, सब चलता रहता है। पर ये जो जाति समीकरण है ये नहीं बदलते इतनी आसानी से, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ 70-74 ईयर्स, 100 ईयर्स चल रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, जाति समीकरणों पे जो फिगर्स हैं उसमें 2.87% वाले कुर्मी नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार पर, और 14% तेजस्वी यादव के साथ जो यादव है वो ऑपोजिशन में बैठा है, हाशिए पर बैठा है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सही सवाल आपने उठाया, और ये तो एक पॉलिटिकल पजल तो है ही। देखिए, एक बात मैं जो हिजम साहब ने कहा कि बिहार में शिक्षा की बात पर, उस पर एक लाइन करके मैं आगे बढ़ूंगा कि उन्होंने कहा कि सबसे शिक्षा दर काफी कम है, लेकिन आईएएस आईपीएस यहाँ से बेसी आते हैं। यह गौर किए जाने लायक बात है कि ये सारे के सारे आईएएस ऑफिसर उस वर्ग से आते हैं जो हैं तो बिहार के, लेकिन कई कारणों से शिक्षा दीक्षा उनकी बिहार में नहीं है, बिहार से उनका वैसा जुड़ाव नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार की परंपरा में तो है ही, बिहार की जमीन से उनके पूर्वजों का जुड़ाव रहा है, बिहारी हैं। लेकिन बिहार के वातावरण में उनका लालन पालन और विकास हुआ है, ऐसा देखे जाने की जरूरत है कि जब हम बिहार की राजनीति को खास करके विश्लेषित करते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई फैक्टर है कि यहाँ से कितने आईएएस आईपीएस होते हैं। सवाल यह है कि जो भी होते हैं वो कितने अपने लोगों के साथ रैली करते हैं, आते हैं। पिछले चुनाव में तो आईआईटी के लोगों ने भी बिहार को बदलने के लिए बड़ा संकल्प लिया था, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हुआ। जिधर इशारा आत्मजीत सर कर रहे थे कि सोशल कंपोजिशन को, जाति की बात यहाँ पर क्यों नहीं टूटती है, और 14% वाले क्यों विपक्ष में है और 2.87 वाले क्यों सत्ता में है। देखिए, हुआ यह है कि जो 14% और 16%, पहले ये होता था कि मुस्लिम में जो दबंग होते थे और जो जादवों में भी दबंग जातियां थी, ये आपस में लड़ती थी और ये अपने झगड़े को सुलह करने के लिए कांग्रेस इनके बीच में पंचायती करती थी। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करके कहता हूं कि कांग्रेस ये झगड़ा लगाती थी या नहीं लगाती थी यह कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि इनके झगड़े का पॉलिटिकल डिविडेंड कांग्रेस को सहज ही मिल जाता था। इसीलिए कांग्रेस की इसमें रुचि दूसरी थी। लालू यादव अपनी राजनीति के में आते ही इन्होंने इस बात को समझा और एमवाई समीकरण बनाया, यानी कि 14%, 15% यादव और 16%, 17% मुसलमान, मतलब आसपास में, मैं एक अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ। तो जो उन्होंने बनाया 28-29-30% जो है सो ये उनका फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन गया। और इसके बाद कुछ का सपोर्ट, जो कम संख्यक जातियां थी उनका सपोर्ट उनको मिलता था। रामविलास पासवान जी भी बिहार की राजनीति में कभी सहज नहीं हो पाए। आपको याद होगा कि न बिहार के मुख्यमंत्री बने और न बिहार में उस तरह के मुख्यमंत्री बने। इमरजेंसी के विरोध में जब 1977 में हाजीपुर से जब जीते थे तो रिकॉर्ड वोट से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, और उसके बाद वो केंद्र की राजनीति में अधिक सक्रिय रहे और बिहार की राजनीति में वो भाग लेते थे, लेकिन उनकी वह स्थिति नहीं बन रही थी, क्योंकि आरजेडी, आज जो आरजेडी है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ थे। अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी तो वहां रहे, लेकिन जब तक रामविलास पासवान जी जैसे जैसे केंद्र में सक्रिय होते गए, उनकी उधर बढ़ती गई, वैसे वैसे बिहार में जो ये कम संख्यक जातियां थी इनको नीतीश कुमार जी ने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो ये लगभग 34% ये लोग पढ़ते हैं, और ये पढ़ते थे 31-32, 15 और 14 या 16-17 अगर जोड़ लें तो
34% सिर्फ ईबीसी है और जो नीतीश कुमार जी का अपना ये था सब मिलाकर के 35% बूथ के आसपास। ये गणित में पढ़ते थे, कुछ अगर कट भी गए तो सवर्ण वोट जो बिखरा हुआ था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली आती है, तो वो बैलेंस कर देती है और ये कॉम्बिनेशन आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार जी की राजनीति में एक प्रकार की उनकी व्यक्तिगत कारणों से जिस प्रकार की शिथिलता आ रही है, उससे लग रहा है कि ये जो कम संख्यक जातियां हैं, ये जातियां जो है सो फिर आरजेडी की तरफ जाएंगी। आरजेडी को यह भरोसा दिलाना होगा कि उसके ऊपर में जो भारी संख्या वाली जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मेडेबिलिटी है, वो उनको किसी प्रकार से उनकी उपेक्षा नहीं करेगी। अत्याचार न करे, इतना ही काफी नहीं है, उपेक्षा भी न करे, यह जरूरी है। यह विश्वास उनको दिलाना होगा इन कम संख्यक जातियों को, लोगों को। और उनका भरोसा कांग्रेस के प्रति है कि कांग्रेस अगर इसमें है तो कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी, कांग्रेस उनका ख्याल रखेगी। इसीलिए ईबीसी को कांग्रेस अलग ढंग से अभी एड्रेस कर रही है और यही कारण है, मुझे लगता है पॉलिटिकल कॉज यही हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी या कांग्रेस तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में जो थोड़ी सी रिलेक्टेंसी दिखा रही है, हालांकि दूसरा कोई चेहरा नहीं है, ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हीं को होना है अगर कॉम्बिनेशन जीता है, लेकिन कांग्रेस जो अपनी तरफ से रिलेक्टेंसी दिखा रही है, ये उन जातियों को, उन कम संख्यक जातियों को विश्वास में लेने के लिए एक टेक्टिकल उनकी साइलेंस है, एक चुप्पी है कि हम उनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे, हम आपकी हिफाजत में खड़े रहेंगे, भले ही उनकी राजनीतिक शक्ति ज्यादा हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम रहेंगे तो ये रहेंगे। देखिए पिछली बार जो हुआ था, अगर आप पिछले बार को देखें तो बीजेपी का अकेले का 110 सीट पर जीते थे, खड़ा हुए थे और 74 पर जीत गए थे। उनका स्ट्राइकिंग रेट जो है 67.27 था, जबकि आरजेडी जो मुख्य यहाँ पर उनसे लड़ रही थी, जो आरजेडी का, तो 144 सीट पर लड़े थे और 75 जीते, और इनका 52.08 स्ट्राइकिंग रेट था। तो इसलिए यह कहना कि बीजेपी कमजोर थी, ये बात नहीं, लेकिन हाँ उसके उस जो परसेंटेज 67.27 में नीतीश कुमार जी के बहुत सारे वोट का सपोर्ट था, उनके कॉम्बिनेशन का वोट ट्रांसफर हुआ था, वो था। और नीतीश कुमार जी का सिर्फ रह गया था 37.39, और इसलिए वो गया था कि ये वोट इनका, इसलिए स्ट्राइकिंग रेट कट गया क्योंकि वहां पर जो है सो इनका इस्तेमाल हुआ, चिराग पासवान जी का इस्तेमाल हुआ, और 4-5% वोट जो जिसका जुगाड़ तो उनका लगभग 42 मतलब जो वोट परसेंटेज था 5% का लॉस हो जाना उनको सीधे का सीधे जो है सो 43 सीटों पर आगे खड़ा कर दिया। 115 लड़के वो 43 जीते, जबकि बीजेपी 110 लड़के ही 74 जीती थी। इधर आरजेडी में भी देखिए कि 144 लड़े और 75 जीते, स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 52.08, और कांग्रेस 70 पे खड़ी होकर के 19 जीती, स्ट्राइक रेट रहा 27.14। तो इसी प्रकार अभी लेफ्ट की बात है तो लेफ्ट में अगर देखेंगे, एवरेज लेफ्ट का देखेंगे तो वो भी 52% के आसपास ही ठहरता है। हाँ, एमएल का जरूर 63.16 या इस तरह का उनका ये था, हासिल था। तो ये था, तो कहने का मतलब मेरा यह है सर कि अगर इस कंपोजिशन को हम एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करते समय में यह देखेंगे कि 25-26% वोट ऐसा है, बताते हैं कि 1,86,00,000 वोट न एनडीए को पड़े न इनको पड़े। तो यह जो वोट है, इसमें चिराग पासवान का वो भी वोट शामिल है, इसमें ओबीसी का भी वोट शामिल है, इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का वोट शामिल है और बहुत सारे लोगों का वोट शामिल है, जो मिलकर के 25 पॉइंट समथिंग होता है। अब मामला ये है कि अभी नजर किस पर है, बीजेपी के साथ या जेडीयू के साथ या एनडीए के साथ। कह लीजिए कि एनडीए के साथ जो सीट, जो वोटर है वो अगर इंटैक्ट रहे भी, और आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ जो वोट है वो इंटैक्ट रहे भी, तो भी ये जो 25% जो अदर फैक्टर है, इसका कुछ वोट ले जाएंगे आपको ये प्रशांत किशोर, और कुछ वोट आ जाएगा एनडीए में, लेकिन इसका मेजर चंक मतलब महागठबंधन की तरफ जाएगा, और ये एक आशा की किरण दिखती है यहाँ पर। और इसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस, ड्यू टू राहुल गांधी फैक्टर, कांग्रेस के परफॉर्मेंस में भी सुधार होगी। पिछली बार जो उनका परफॉर्मेंस था कांग्रेस का 27 जी, मुझे उम्मीद है कि इस बार कम से कम 45-50% तक अपना। जी एजम भाई, दो चीजें जो प्रफुल्ल भाई ने बोली,
एक तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा काफी सक्सेस देखने को मिली, बहुत भीड़ जमा हुई। आपने देखा किस तरीके से वो 10 दिन 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा चलती रही। और राहुल गांधी अब दिल्ली में बैठे हैं, तेजस्वी यादव बात करेंगे, अखिलेश यादव बात करेंगे, जो भी इंडिया गठबंधन का है। तो वोटर अधिकार यात्रा ने कितना इम्पैक्ट, जो कहा कि 27% से 50-52% तक कांग्रेस की 55 सीटें लड़े, 60 लड़े, 54 लड़े, वो तो बात का विषय है। परसेंटेज ऑफ विनिंग, स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए कांग्रेस का इतना मेहनत करने के बाद, राहुल गांधी का एक सवाल। दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा है, 243 में बिहार असेंबली में 2020 के चुनाव में 64 अपर कास्ट के कैंडिडेट जीते, 64 स्वर्ण जीते। जाति गणना के बाद अपर कास्ट में सीएम बनने की हसरत छोड़ दी और नंबर बढ़ाने पर फोकस कर दिया है। चाहे पार्टी गठबंधन कोई भी हो, पहले 2 ऑप्शन थे, अब पीके भी, प्रशांत किशोर भी तीसरे ऑप्शन में के रूप में पेश हो गए हैं। 64 को सेंचुरी में बदलने की चाहत बीजेपी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जाति समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, वो तो अपर कास्ट की राजनीति कर रही है, तो वो तो तीसरे नंबर पे रहेगी। अभी तो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है, जिसमें अब पीके भी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। दोनों मामलों पर पीके क्या चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, वो, और दूसरा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से क्या सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें थर्ड पार्टी एक और आ गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी। ये भी एक सीमांचल बेल्ट में इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लेंगे इमोशनल वोटर को। हालांकि उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीमांचल बेल्ट जो है कंप्लीट मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। इस एरिया में असदुद्दीन ओवैसी को ने 50 सीटों पर लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा की है। लेकिन ये बेल्ट जो है ये कांग्रेस की तरफ जाने वाला बेल्ट है। उधर के लोग जो है समझ गए कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो है एक बीजेपी का टूल्स है करके। और प्रशांत किशोर की जो है प्रशांत किशोर की जो है ये शहरी एरिया में इनके वोट के इम्पैक्ट पड़ेगा। जो गांव विलेज रूरल एरिया में उतना उसके इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस की जो वोट चोर वाला जो यात्रा जो था, इसमें काफी पहले सोशल मीडिया और पिछले बार सोशल मीडिया और इतने एजुकेट नहीं हुआ था जितना इस बार जो एजुकेट किया गया राहुल गांधी ने। दूसरा चीज, पिछले 20 साल से बिहार को एक्सपीरियंस करने वाले जो बिहारी है वहां के, आज उनके पास भी सोशल मीडिया आ गए। जो जिसके पास कीपैड के फोन थे, आज उनके पास भी एंड्रॉइड वाला फोन आ गए, उसमें वीडियो देख सकते हैं और देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आया और कितनी बीजेपी और आरएसएस ने मिल करके सोशल फैब्रिक्स में कितने जहरीला मैसेज फैलाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण बोलता हूं। मैं अभी पिछले महीने को मैं 3 दिन के थे। उनके एक आंदोलन, बुद्धिस्ट लोगों के एक आंदोलन चल रहा था वहां पर। मैं गांव मैंने 3 दिन में 2 दिन गांव में बिताया है। उस आंदोलन के साथ साथ जो है उधर की जो राजनीतिक हालात है मैंने ऑब्जर्व किया है। एक काफी तेजी से एक समझिए कि जो बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग सा एक आ गए हैं, तो उसकी वजह से सिल्वर लाइनिंग आप समझ लीजिएगा इसको इशारे से, एक सिल्वर लाइनिंग आ गए हैं यस और अपोज वाला में। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने काफी राहुल गांधी ने काफी जो है मेहनत किए हैं। गांव में सारे समाचार पहुंच गए, पहले नहीं पहुंचते थे, अभी काफी सुधर गए हैं। तो उसकी वजह से जो है पीके का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पीके जो है एक बीजेपी के टूल्स जो एंटी इनकम्बेंसी को कंसोलिडेट करने के लिए, बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी दोनों साइड की जो है उसको एक कंसोलिडेट करके एक बीजेपी के झोली पे डालने का एक प्रोसेस है इसको। दूसरा चीज, जो एसआईआर पे जो इफेक्ट हुआ है, इसमें देखिए आप जो है ईवीएम के आंदोलन में, मशीन के आंदोलन में, जो क्योंकि इसमें जो है ईवीएम बोलने से यूट्यूब जो है
उनके एक कंडीशन आ जाता है, इसलिए इसको बोलना नहीं चाहिए। तो उस दब्बे के आंदोलन में हमने देखा था कि दब्बे पे कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन डब्बे पे गड़बड़ी नहीं है, ये तो सिस्टम में ही सारे के सारे गड़बड़ी आ गई हैं, सिस्टम में हाईजेक्ट हो गई हैं। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा-सा जो है ये बिहार पहले बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम लोग भारत की राजनीति में। पहले बार हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन की इंटरफेरेंस से, वन साइडेड इंटरफेरेंस से हम नया एक पॉलिटिकल जो इलेक्शन जो है इसको एक्सपीरियंस करने वाला है। लोग बोलते थे कि भाई आप लालू प्रसाद यादव के समय पर, मुलायम सिंह यादव के समय पर आप जो है जो बैलेट बॉक्स जो है उसकी जो है हाईजेक करते थे, उठा करके लेकर के जाते थे। लेकिन उस समय पर एक ही तो बैलेट बॉक्स ले जाएंगे, दो ही तो लेकर के जाएंगे। ये तो सिस्टम हाईजेक हो गया, ये तो एंटायर द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन जो है उसको हाईजेक करते जा रहे हैं। प्रफुल्ल साहब ने कहा कि बिहार की पूर्वांचल, यूपी के पूर्वांचल एरिया गोरखपुर से लेकर के जो है, जो बिहार की जो बॉर्डर जो है उसमें यादव वोट का काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और जो एक जातीय समीकरण में एक उत्तर प्रदेश के यादव और इसको यादव को देख करके, दूसरा चीज थर्ड पार्टी में जो कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो कॉम्बिनेशन जो है, थ्री ट्रायंगल जो कॉम्बिनेशन जो है, इसमें काफी बॉर्डर एरिया में गोरखपुर से आगे तो बिहार आता है, तो इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। जी प्रफुल्ल भाई, मैं आखिरी टिप्पणी, बस छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूं। आपने कहा 55% से 60% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अगर 60 सीटों का हिसाब लें, करीब 36 सीटें बैठ जाती हैं। और अगर अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं 58-60% पे आरजेडी, और 144 सीटें लगभग तय हैं, क्योंकि 243 में 143 सीटें फिर से आरजेडी की लड़ने की संभावना है। 100 सीटों में ही इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा होगा। तो अगर 60% उसका मान के चलें तो करीब समझिए 84 सीटें, वो तो 84 सीटें और 36 सीटें, करीब 115 सीटें इनकी बन जाती हैं। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है, जो इंडिया टुडे का कल एज था, वो बिहार इलेक्शन में एनडीए को 40.2% वोट दे रहा है, महागठबंधन को 38.3% और जन स्वराज को 13.3%। आपने अभी फ्लोटिंग वोट का जिक्र किया, 1,86,00,000 यानी 25% वोट। क्या ये फ्लोटिंग वोट का आधा वोट जन स्वराज के पास चला जाएगा? क्योंकि जन स्वराज तो नई पार्टी है, कोई वोट परसेंटेज उनका तो कोई पीछे कोई बैकअप है नहीं। तो ये क्या जन स्वराज 25% में 13.5% वोट खा जाएगा? प्रफुल्ल भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। ये सवाल नहीं उठता। उनका सर, उनका अपना एक समीकरण होगा, उन्होंने सर्वे कराया है। लेकिन हमने जो देखा उसमें जो महसूस करता हूँ कि देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति को समझना होगा। अभी मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो सोशल टूल के माध्यम से पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना, और दूसरी राजनीति यह है कि पॉलिटिकल टूल्स के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन निकालना। प्रशांत किशोर के पास प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और उसका वो सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहते हैं। अगर यहां से हम प्रशांत किशोर की राजनीति को देखेंगे तो ठीक ठीक समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने ही बड़े एक स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, वो तो स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। तो पार्टनर की स्ट्रेटेजी क्या है? प्रशांत जी अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप सोशल टूल्स के माध्यम से पॉलिटिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं या पॉलिटिकल टूल्स के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई नॉमी फेल है? आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई सातवीं फेल है? आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि करप्शन बहुत ज्यादा है? आपके करप्शन तो दिख जाएगा पैसा का फ्लो में कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। करप्शन 1 पैसे का हो या 1 लाख का हो, ये तो करने वाले की क्षमता और नियत पर ही सवाल उठाता है, वो निर्भर करता है। इसीलिए देखिए, वो सब सारे पॉइंट तो इनकी राजनीति को हमें समझना होगा कि ये चाहते क्या है। इनकी राजनीति की समस्या दूसरी है, जो पढ़े लिखे लोगों की है। देखिए, उच्च वर्ण और वर्ग, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस समय में क्या चाह रहा है कि लोकतंत्र के ढांचा के गठन में। मेरे ख्याल उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हिजम भाई, आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट करिए अपनी बात, इसको कंक्लूड करें। मैं ये कहूंगा कि ये जो जेडीयू का जो क्या नाम है, जो अभी फिलहाल मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है, ये जैसे चाहे बीजेपी आए ना आए, इसको जेल जाना तय है। मैं आज
दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इनके खिलाफ जो है, पहले इसको नीट एंड क्लीन बोला जाता था, लेकिन नीट एंड क्लीन नहीं है, इसके खिलाफ जो है काफी आपने देखा था कि 1 महीने में कितने पुलें गिरे हैं, और एक जो हेल्थ सेक्टर में जो है कितनी इतनी घोटाले हुए हैं। दूसरा चीज, एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी में जितने घोटाले हुए हैं, ये इलेक्शन खत्म होने के बाद बीजेपी जीतेगा तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप कितने भी सिस्टम आप लगवा ले, लेकिन बीजेपी जीतने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन भी आएगा और सेंटर नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दूसरा, एक मुकेश सहनी जो है, मुकेश सहनी के जो राजनीति जो है, अगर मुकेश सहनी अगर लंबे समय की राजनीति अगर देखना चाहता है, करना चाहता है, वो कुछ गलतियां कर रहे हैं। ये 35 सीट मांगा इसने, 20 सीट देने के लिए तैयार है, फिर उसके ऊपर भी एक कंडीशन भी लगाया है डिप्टी सीएम का। उनको थोड़ा सा अगर राजनीति करना है तो लंबे समय की राजनीति थोड़ा सा कंप्रोमाइज के साथ धीरे धीरे एडजस्टमेंट होना चाहिए। मुकेश सहनी बहुत कम उम्र का है, मैं 3 बार मिल चुका हूं उनके दफ्तर पे, जब ये जो मिनिस्टर थे, वेटनरी मिनिस्टर थे, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा सा लंबे समय की राजनीति करना है तो मुकेश सहनी को थोड़ा सा अपने आप को कंप्रोमाइज करना चाहिए। जी जी जी, प्रफुल्ल भाई, लास्ट स्टेटमेंट आप कुछ कह रहे थे, बात कट गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर की राजनीति जो 30% या 10% वोट की बात बोल रहे हैं, उनकी राजनीति सिर्फ इतनी है कि देखिए, अमेरिका में जैसे एक्सेप्टेड है, लीगल है लॉबिंग, तो यहाँ जो उच्च वर्ण और वर्ग है वो उसको एक चाहता है कि उसकी लॉबिंग के लिए सत्ता जो है, सो सत्ता का लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण में जरूर मतदाता की संख्याओं का महत्व है, वोटर की संख्याओं का महत्व है, जिस ढंग से चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन चुनाव के चाहे जीते कोई, जो सत्ता के गलियारों में जो पैठ होती है, वह जो चलता है वह लॉबिंग के माध्यम से चलता है। तो ये 2-4 विधायक अगर उनके हो जाएंगे तो उनके लॉबिंग में उनको सुविधा होगी, जीते चाहे कोई, एनडीए जीते चाहे ये जीते। तो वो लॉबिंग की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के कई प्रकार हैं, कई ढंग है, वो जानते हैं कि उनका जो अपना सोशल बेस है या पॉलिटिकल कंपोजिशन में उसका जो मिक्सिंग करेंगे, कोई रिवोल्यूशन करने तो जा नहीं रहे हैं। तो वो सत्ता के शिखर पर सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के उच्च वर्ग और वर्ग में जो उच्च वर्ण के लोग हैं, जो जानते ही आप सवर्ण लोग जो हैं, और उच्च वर्ग में वे लोग आए जो सरकारी अधिकारी रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जिनकी हैसियत कम रही है, या जिनको कम वर्ण क्रम में कम रहे हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उनको जो वहां पर सम्मान नहीं मिलता है अपने क्लब में, सम्मान में, जगह में, तो उनके लिए एक फॉर्मेडेबल बना करके कि सत्ता के साथ का साहचर्य आपको हासिल होता रहे, यह सुख देने के लिए, सत्ता सुख के लिए, तो सत्ता के सुख में शामिल करने की राजनीति है। 2-4 विधायक रहेंगे तो जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, गतिविधियां हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और उन लोगों को एक सत्ता के साहचर्य का एहसास होता रहेगा। बस इतनी सी इनकी राजनीति है, और इस राजनीति में इसका प्रभाव हुए अपने लोगों के वर्चस्व को कायम रखने में और उनको मदद मिलेगी, ये उसका एक काउंटर प्रोडक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के इनकी राजनीति का ये है। ये जो अनटैप्ड वोट जिसको ही बोलते हैं कि 25% है, इनके पास 10% चला जाएगा, किस बिना पर चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र जो इन्होंने किया है, आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को इन्होंने टिकट दिया है, वहां से प्रीति किन्नर को इन्होंने टिकट दिया है, केसी सिन्हा को टिकट दिया है। आखिर आप बड़े वकील हैं, बड़े डॉक्टर हैं, तो आपकी भूमिका क्या है? किस सामाजिक प्रॉब्लम पर जिस वकील साहब ने अपनी लंबी आवाज उठाई और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, डॉक्टर साहब ने किस गरीब का फायदा पहुंचाने के लिए कौन सा योजना बताई, किस दवा के संदर्भ में कौन सी बात की, तो ये तमाम बातें होंगी। जेपी सिंह हैं, आप बड़े पुलिस अधिकारी हैं, सही बात है, आपका अनुभव बड़ा है, लेकिन वह आपकी प्रोफेशनल दक्षता है। जो प्रोफेशनल इफिशिएंट लोग हैं वो राजनीति में आके प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स का शांत की राजनीति में प्रोफेशनल हो जाना भी एक चमत्कार में डालने वाली बातें हैं। ये लोकतंत्र बुद्धिमानों से नहीं चलता। लोकतंत्र के लिए बुद्धिमत्ता तो चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता पर्याप्त चीज नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये वोट लौट करके आएगा, कांग्रेस के पास आएगा। ये जो कम संख्यक जातियों का जो वोट है, ये क्योंकि अभी एक छले जाने का एक राउंड पूरा हो चुका है और इस बीच कांग्रेस भी काफी बदल चुकी है। कांग्रेस का प्रारंभिक दौर में जो रूप था वो अलग था। राहुल गांधी ने जिधर इशारा किया था कि बीच में कांग्रेस ने गलती की थी, तो वो गलतियां क्या थी? वो गलतियां यही थी कि जो समाज में जो दबे कुचले लोगों में जो अधिसंख्यक
वोट है उनका और जो कम संख्यक वोट जाति वाले लोग हैं उनका, उनके बीच में एक जो सौहार्द का पुल बनाना चाहिए था, वह पुल कांग्रेस नहीं बना पाई। वो जो ब्रिज था वह जो है सो उसका गैप नहीं भर पाया, तो अनब्रिजेबल गैप जो था वहीं पर कांग्रेस पार्टी की गलती हुई। और जिधर राहुल गांधी इशारा बार बार कर रहे थे, और राहुल गांधी की राजनीति में उस गैप को भरने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए आरजेडी के साथ एबीसी को लाने की वह कोशिश वो कर रहे हैं। और यह अगर सफल हो गए तो इसमें कॉम्बिनेशन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मुझे सिल्वर लाइन या आशा की किरण आज की चुनावी राजनीति के विश्लेषण में यहाँ पर दिखती है। जी बिल्कुल ठीक है। सीटों को फाइनल करने से पहले अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह के साथ हो रही बैठक में अब क्या फैसला होता है। हालांकि कहा जा रहा है कि एनडीए की लिस्ट आज शाम से पहले आ जाएगी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए प्रफुल्ल खोलख्यान साहब और हिजम राजेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।